आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश की तरक्की को अगर हम देखते हैं तो अलग अलग उसके आंकड़े होते हैं, लेकिन अब देशों की तरक्की को वहां की सुरक्षा व्यवस्था से भी देखा जाता है। और खासतौर पर आंतरिक सुरक्षा की हम बात करते हैं तो बात आती है पुलिस व्यवस्था की। अलग अलग समय पर राजनीति इस पर चर्चा करती है, पुलिस के अधिकारी इस पर चर्चा करते हैं, और इसी सिलसिले में जयपुर में भी 2 दिन की ये चर्चा हो रही है। चर्चा कितनी जरूरी है और उन हालात में बड़ी मौजू हो जाती है जिन हालात में हम दुनिया भर के देशों में देखते हैं कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। हम उस पुलिस के मुकाबले अपने आप को कहां पाते हैं, पुलिस में कहां व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, क्या काम हो रहा है, कितने की जरूरत है। चर्चा भी इस पर हो रही है, लेकिन उससे इतर वहां जो औपचारिक चर्चा होती है उससे अलग हम एक अनौपचारिक चर्चा यहां पर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत जी इस चर्चा का हिस्सा होंगे, पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त भी हैं, समझते भी हैं उन चीजों को। और योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस को लेकर काफी मुखरता उनमें नजर आती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जिस विभाग के होते हैं वहां को लेकर चीजों को इतनी मुखरता से बोलना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन उनकी इसी मुखरता की वजह से लोग उनको जानते भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जोशी जी, आपके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने एक लंबे समय तक पुलिस की व्यवस्था को अंदर से देखा है, उसको जिया है, आपके जीवन का वो हिस्सा रही है। पुलिसिंग को लेकर यह कहा जाता, अब जो चर्चा यहां पर जयपुर में चल रही है, विकसित भारत में पुलिसिंग व्यवस्था, पुलिसिंग की भूमिका, कितनी आपको जरूरत महसूस होती है इस पर चर्चा करने की? और साथ ही चर्चा से इतर आपको क्या लगता है कि इसमें और 2 कदम आगे बढ़ के क्या किया जाना चाहिए? सिर्फ चर्चा तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जब दूसरे मुल्कों की पुलिस से अपनी पुलिस की तुलना करते हैं तो न सिर्फ व्यवस्था की बात करें, तकनीक की बात करें, बल्कि एक जो मानसिक स्तर होता है पुलिस की व्यवस्था का, वो भी मुझे लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है। देखिए प्रभात जी, इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं ये हर साल होती हैं। हर साल डीजी, डीआईजी, आईजी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस करते हैं। कभी राजस्थान में होती है, कभी महाराष्ट्र में होती है, कभी गुजरात में होती है, ये होती रहती है। लेकिन इसका निचोड़ नहीं निकलता। निचोड़ जब निकले तब जाके फायदा होना है। आप देखिए कि जो समस्याएं हमारे यहाँ पुलिस के अंदर मौजूद हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं है। अब आप बताइए, हमारे यहाँ 1,13,497 स्टैंडिंग वारंटी है पूरे देश में, उसमें से 80,468 राजस्थान के हैं। और राजस्थान के कैसे बताओ आपको, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि गुजरात और महाराष्ट्र की पुलिस आकर के यहाँ कार्रवाई कर जाती है, और यहाँ की पुलिस को पता ही नहीं पड़ता। मैं प्रभात जी और कहूं कि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र और गुजरात और बिहार के अपराधी भी यहाँ आके अपराध करके चले जाते हैं, इसीलिए तो स्टैंडिंग वारंटी है, और यहाँ की पुलिस को चैलेंज करते हैं। मैं ये बताऊं कि जब ही अपराधियों का हौसला बुलंद होता है आने का, जब वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि यहाँ पोल मच रही है, तो वहां स्थिति ऐसी होती है। अगर हमारे सीएम ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि बाहर की पुलिस, आप बताइए, आपको ताज्जुब होगा, साइबर अपराध में यहाँ के अपराधी अमेरिका वालों को, बताओ, समझ रहे हो आप, अमेरिका वालों को, उनको उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनको बंदी बना रखा है। मतलब इतने शातिर हैं, और उसके ऊपर हमारी पुलिस के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई संसाधन ही नहीं है। आप देखिए, रोज बम की सूचना देते हैं, हर जिले में दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, कॉलेज में दे रहे हैं, हाई कोर्ट में दे दी 2-2, 3-3 बार, लेकिन हम उनको पकड़ ही नहीं पाते। तो इस प्रकार की अगर जो ये हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है आरपीए में, तो इसमें ये निचोड़ भी निकलना चाहिए कि भाई हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या करें हम जिससे ये काम हो। लेकिन इसके बारे में कोई विचार नहीं होगा, सब आकर के अपनी अपनी बात कह करके रवाना हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसके अंदर जैसे महिला सुरक्षा है, अब आप बताइए एफएसएल है, अब आप इन्वेस्टिगेशन है। अब एफएसएल की हालत यह है कि संविदा कर्मी एफएसएल चला रहे हैं, बताओ, नौकरी नहीं है वहां उनको। अब संविदा कर्मी आपको क्या रिजल्ट देगा बताएं। एफएसएल में देख लीजिए, अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला अपराध के बारे में बात करते हैं। जब किसी महिला के साथ कोई रेप हो जाता है, उसके स्वाब को ये क्या करते हैं पता आपको, ये जो चम्मच होती है ना जो शादी ब्याह में काम में लेते हैं, उसमें स्वाब को लेकर के और उसमें एफएसएल भेजते हैं, बताइए। अब वो फेल हो जाते हैं, कई प्रकरण ऐसे हुए हैं। वो कान में जो कान साफ करने की उसमें लेकर के चले जाते हैं। अरे भाई,
ब्लड ले लेते हैं, ब्लड, तो ब्लड सूख जाता है, उसको अस्पताल से समय पर एफएसएल नहीं भेज पाते, डीएनए सही समय पे नहीं निकल पाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होती है हमारे यहां सब संसाधन है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है कि हम उन संसाधनों का पूरा उपयोग कर सकें। अब देखिए 10 लाख से ऊपर के साइबर फ्रॉड में, 10 लाख से ऊपर के में एफआईआर डायरेक्ट दर्ज हो जाएगी। अरे भाई 1039 में डायरेक्ट दर्ज कैसे होगी? वहां तो सूचना देनी है, एफआईआर तो दर्ज अलग से होगी, एफआईआर का तो मामला ही अलग है। लेकिन 1039 पे सूचना करेंगे तो कम से कम तुरंत कार्रवाई होगी। वो तो पहले भी थी और वो अब भी है। लेकिन परिवादी को परेशान न होना पड़े, उसकी एफआईआर मतलब ऑनलाइन दर्ज हो जाए और उसके घर में पुलिस वाले जाएं कि भाई तेरे 10 लाख रुपए निकल गए, हम आगे बोलो, हम क्या तेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह की चीजें जब तक अनुसंधान में नहीं होंगी तब तक किसी को रिलीफ मिलने वाला नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो बेसिक व्यवस्था है अभी तो उसी में सुधार की जरूरत है। हम उन्नति की तरफ या तकनीकों में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल तो बाद में कर पाएंगे, पहले हमें हमारी बेसिक व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। प्रतीक जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए पुलिस को लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार या कोई कांग्रेस सरकार या राजनीतिक जो दल होते हैं वो हम राजनीति को साथ में लेकर चले, लेकिन लगता है कि आपको कांग्रेस का भी काफी लंबा समय रहा है। मेरे ख्याल से मुझे ध्यान आ रहा है कि बॉडी कैम को लेकर ये व्यवस्था बनी थी कांग्रेस के सरकार में कि जो पुलिसकर्मी है वो बॉडी कैम लगाएंगे, ट्रैफिक वालों को भी ये कहा गया था। लेकिन चीजें घोषणाएं सरकारों में हो तो जाती हैं, लेकिन उनके जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कभी बजट सामने आ जाता है, कभी आ जाता है कि तकनीक तो हम लेकर आ रहे हैं क्या, लेकिन क्या पुलिसकर्मी जो इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे वो उसको लेकर ट्रेंड भी है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक स्तर पर सिर्फ घोषणाओं से ऊपर उठकर अगर हम जमीनी स्तर पर इनको लागू करने को लेकर अगर अपना पूरा पक्का मानस बना रहे हैं तो किस तरह की जरूरत आपको महसूस होती है? देखिए प्रभात जी, जो कानून व्यवस्था की अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर बद से बदतर होती जा रही है कानून व्यवस्था। और मैं अगर पिछले 2-3 दिन की खबरों की बात करूंगा, अभी कल ही की बात है, एसपी ऑफिस के सामने युवती जो बयान देने आई थी उस एसपी ऑफिस के सामने से उसका किडनैप हो जाता है। परसों की खबर है कि जो एचएस जो आदिल मिर्जा है उसको पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है जिसने गोलियां चलाई थी, और वो सोशल मीडिया पे लाइव आकर के बोल रहा है कि पुलिस का ड्रामा देख रहा हूं। आप बताइए हिस्ट्री शीटर्स की अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो सोशल मीडिया पे लाइव आकर के बोल रहे हैं कि मैं पुलिस का ड्रामा देख रहा हूं और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। आप देखिए कि राजसमंद के अंदर बीच चौराहे पे दिन दहाड़े युवक को तलवारों से काट दिया जाता है। उससे हर दिन की खबर अब आम हो चली है। मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक ढांचा है उसके ऊपर सरकार की पकड़ जो है वो बहुत ज्यादा लचर हो चुकी है, ढीली हो चुकी है, और इसी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। हमने अभी 2 दिन पहले देखा था किस तरीके से कीकड़ी के अंदर एक एएसआई के साथ मारपीट होती है, पुलिस की वर्दी के अंदर मारपीट होती है। उस जो मारपीट करने वाले हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आप बताइए, वो एएसआई ये बोल रहा था कि मुझे आप जो विधायक थे वो प्रेशराइज कर रहे थे अवैध खनन के लिए। तो सरकार के जो मंत्री हैं या सरकार के जो विधायक हैं उनकी वजह से जो सरकारी जो ढांचा है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये खुद मानी है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि राजस्थान की जो पुलिस है वो राजस्थान की जनता को सुरक्षा मुहैया कराने के अंदर विफल साबित होती जा रही है। जी योगेश जी, देखिए जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपने ये बात सही कही कि हमारी की जब संविदाओं पर हम लोगों को काम में ले रखे हैं, हवलदारों को ये कहा जाता है कि आप साइबर क्राइम को पकड़िए, साइबर अपराधियों का पीछा कीजिए, तू डाल में पात वाली में एक कदम आगे अपराधी रहते हैं। यहां पर साइबर अगर हम सेल की बात करें तो वहां पर पेंडेंसी तो चली रही है, कोई केस अगर आता है तो सबसे पहले तो उसको नकार दिया जाता है, ये तो एक अलग चीज हुई। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए कि पहले हम अगर दूसरे देशों की मुल्कों की पुलिस को देखें तो वो एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एक बहुत अच्छे तरीके से उनको एक ये कहें कि जो डील करते हैं वो चाहे अपराधी के साथ डील करें या फिर विक्टिम के साथ डील करें, उनके साथ डील करने में उनके मानसिक स्तर तक पहुंचकर चीजों को निकालना और साथ ही अगर कोई विक्टिम है तो उसको तसल्ली देना, ये भी पुलिस का, क्योंकि सबसे पहले पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचती है। बाकी सारी चीजों को तो हम छोड़ दें, इस लेवल तक पहुंचने में आपको लगता है कि अभी बहुत वक्त लगेगा कि हम जो मेंटल जो उनकी तैयारी क्या होनी चाहिए पुलिस कर्मियों की, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो ना सिर्फ विक्टिम बल्कि जो अपराध करने वाला है उससे भी उसके मनोवैज्ञानिक स्तर तक जाकर उससे अपराध को सुलझाने में मदद ले सके। देखिए प्रभात जी, ये पुलिस 1861 के कानून से चल रही है। अब ये 10 लाख से कम में जो होती ना साइबर फ्रॉड, जैसे थाने में कोई जाता है तो वो एएसआई या हेड कांस्टेबल
वो कहता है तुमने ये ऐप क्यों खोल ली, तुम्हारे में अकल नहीं है क्या, वो ज्ञान देने लग जाता है उनको। और फिर वहीं बैठा बैठा करके वहीं से कहेगा तुमने 1039 पे कंप्लेंट करी कि नहीं करी, मतलब उसको ज्ञान देने लग जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि वो पुलिस के पास अगर गया है तो अब उससे प्रश्न नहीं पूछे जाए, उसको सुविधा दी जाए, उसको तसल्ली दी जाए, और तसल्ली देने के बाद में उसकी मदद की जाए। वो हमारी पुलिस है ही नहीं ऐसी। आप बताइए, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले जो विदेशी टेक्निक है, विदेशी तरीके हैं, वो पुलिस में ट्रेनिंग में लाने पड़ेंगे। पुलिस में ट्रेनिंग में तो है ही नहीं अभी तक, वही पुरानी परंपराएं हैं, वही पुराने ढर्रे हैं। अब मुझे बताओ कि दंगे फसाद होते हैं, आप देखिए चोमू के अंदर पत्थरबाजी हो गई, तो मुझे बताइए दिन में अगर कोई काम हो गया, पुलिस को जानकारी हो गई, आप तलाशी नहीं लेते, घरों में पत्थरों को नहीं टटोलते हैं, आपके पास ड्रोन है उनका उपयोग आप नहीं करते हैं। हर जगह देख लीजिए दंगे फसाद में पत्थरबाजी हो रही है। तो भाई आप पहले उस चीज को क्यों नहीं करते हैं? अब इस चीज को कौन सिखाएगा भाई कि पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी प्रकार से आप देखिए ड्रग कंट्रोल नारकोटिक्स के अंदर 0% सजा है, 0%। आपको पता होना चाहिए, यूं डींग मारते रहते हैं, हमने वो इतना बड़ा पकड़ लिया, झकीरा पकड़ लिया, हमने 200 किलो पकड़ लिया, हमने 100 किलो पकड़ ली। अरे भाई सजा कितनी को दिलाई? कारण यह है कि नारकोटिक्स एक्ट के अंदर प्रावधान बड़े कर रहे हैं, उसमें जब्ती बड़ी कर ली है। जब्ती से लेकर के और चालान तक के प्रोसीजर में थोड़ी कमी होती है, वो बरी हो जाता है। 16 अपराधों में पकड़ा गया अपराधी 17वीं बार फिर वही धंधे करता है। आप देखिए आबकारी विभाग की यही स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इतने सालों पहले नौकरी की थी तब ज्यादा ठीक था। अब तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास संसाधन सब आ गए हैं, तो इनको वो ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप परिवादी आए तो उससे बात करें। आपको पता है विदेश में अगर वाहन चालक को रोकते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाला उसको सैल्यूट देता है, उसको सम्मान देता है। यहां सबसे पहले तो पुलिस वाला उसके उन्हें निकाल बार, चाबी निकाल, खींच ले। अरे भाई इसकी ट्रेनिंग कौन देगा? इसकी ट्रेनिंग देने के लिए जब हमने वो पुराना समय देखा है, वर्तमान समय देखा है और विदेशी पुलिसिंग देखते हैं। मैं साहब आपको प्रभात जी बताऊं, वियतनाम गया, वियतनाम में मैंने कहा पुलिस दिखाओ, पुलिस कहां है? उनने कहा साहब पुलिस नहीं दिखती यहां पर, यहां सीसीटीवी कैमरे से गवर्न होता है। अगर आपने अपराध किया है पुलिस देख रही है। हमारे यहां कंट्रोल रूम बने हुए हैं और फिर भी अपराध हो रहा है, ट्रक तेज गति से जा रहा है, जो हरमाड़ा में इतने लोगों को मार दिया। तो हमारे यहाँ सीसीटीवी की का कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके लिए आप लाइए, एविडेंस लाइए। अरे भाई पुलिस के लिए जहां पर बड़े बड़े चौराहे हैं, आज भी ट्रैफिक के अंदर पुलिस को लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीसीटीवी कैमरे से करिए। लेकिन चालान की प्रणाली क्या होगी? मैंने वहां एक बस वाले को कहा अरे थोड़ा तेज चला ले, हम जल्दी समय पे पहुंच जाएंगे। बोला आपके चलाने से तेज नहीं चलूंगा। वो अपनी भाषा में बोला मेरे को सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो मोबाइल है उसके ऊपर फाइन आ जाएगा और मेरे को 7 दिन में फाइन जमा करना पड़ेगा। 7 दिन में फाइन जमा नहीं करूंगा तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और 7 दिन बाद नहीं करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। आप देखिए बिना पुलिस के वो शहर चल रहा है जो 1965 में आजाद हुआ है, 1965 में, और हम 1947 में आजाद हो गए। हम इन संस्थाओं को, इन परिपाटियों को काम में नहीं ले रहे। ट्रेनिंग के अंदर आप देखिए कोई भी नवाचार नहीं है आज कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है। जी राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा देरी से जुड़े हैं तकनीकी खामियों की वजह से। राजेंद्र शेखावत जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका पक्ष इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि अभी फिलहाल सत्ता में बीजेपी की सरकार है और चूंकि पुलिस की सेवाओं में पहले रहे हैं तो वो शायद मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर भी इन सवालों के जवाब देंगे। मेरे ख्याल से शायद तकनीकी कोई खामी आ गई है। खैर प्रतीक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जो भी चीजें होती हैं, एक तो हमारे यहाँ पर व्यवस्था जो है, जो ढर्रा बना हुआ है, मुझे लगता है कि दिक्कत वहीं से शुरू हो गई है। हर जैसे चाहे हम प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी की बात करें या फिर पॉलिटिशियंस की बात करें, ये व्यवस्था का एक हिस्सा है। लेकिन जब एक दूसरे को ये गवर्न करने लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि व्यवस्था बिगड़ जाती है। चलिए राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी अगर मोबाइल को आप रोटेट कर लेंगे तो पूरा वीडियो आपका दिख पाएगा हमारे पास। रोटेट कर लें आप मोबाइल को। जी बिल्कुल ठीक है जी। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए पुलिस की व्यवस्था को सुधारने को लेकर यहां पर जो
एक विकसित भारत में पुलिसिंग की व्यवस्था और उसको की भूमिका क्या होनी चाहिए उसको लेकर चर्चा हो रही है 2 दिवसीय, और इस चर्चा का स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन अभी जो हमारी चर्चा हुई इसमें एक बड़ा सवाल निकल कर ये आया कि व्यवस्थाओं के अलग-अलग हिस्से होते हैं, अलग-अलग ये कहें कि जैसे एक मशीनरी होती है तो उसके अलग-अलग चक्के होते हैं। एक चक्का चलता है, दूसरा साथ में उसके घूमता है। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा पुलिस प्रशासन भी मान के चले, उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखता है। लेकिन जब यहां पर गठजोड़ राजनीति के साथ पुलिस व्यवस्था का होता है तो आम आदमी को पिसना पड़ जाता है। आपको नहीं लगता कि एक विकसित भारत में पुलिसिंग की भूमिका की जब हम बात करते हैं तो उन्हें एक स्वतंत्र भूमिका दी जानी चाहिए पुलिस को, ताकि वो राजनीति से प्रभावित नहीं हो, राजनीतिक दबाव उस पर नहीं हो। उनके ट्रांसफर की व्यवस्था को लेकर जो राजनीति की एक व्यवस्था बनी हुई है कि ट्रांसफर का दबाव होता है कि अगर काम नहीं किया तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिमोट एरिया में भेज दिया जाएगा। इस पूरी एक व्यवस्था में अगर हम सुधार करें तो पुलिसिंग को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, राजनीति और दबावों से थोड़ा सा मुक्त करके। राजेंद्र जी। ऐसा प्रभात जी, दरअसल में लोकतंत्र के अंदर विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था इनके बीच में जो समन्वय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए इन दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा है, जब से इन्होंने हमारा कार्यभार संभाला है अपने मुख्यमंत्री का, तब से हम सब देख रहे हैं कि ऐसा कहीं पे भी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई कि जिससे पुलिस के साथ और किसी राजनीतिक हमारे जो व्यक्ति हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं बीजेपी या कांग्रेस को लेकर मेरी बात, बीजेपी या कांग्रेस को लेकर मेरा सवाल नहीं था, सिर्फ एक राजनीतिक हस्तक्षेप। हाँ नहीं, वो आपकी बात सही है, आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो उसी में मैं जवाब दे रहा हूँ। और होता तो बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। और ये बात आपकी ये भी सही है कि एक जो प्रशासनिक दबाव रहता है राजनीतिक लोगों का कि भाई कहीं स्थानांतरण का, मैं समझता हूँ कि पुलिस जो भी उसका काम है वो स्वतंत्र रूप से करती है और अपना खुद का निर्णय लेती है। अलग से पूरी व्यवस्था है, पुलिस में डीजी है, होम मिनिस्टर है, ये सब लोग मिलकर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, कोई भी निर्णय होता है वो लेते हैं। और ये जो एक हमारा प्रशासनिक ढांचा है, इसका राजनीतिक ढांचे के साथ में निश्चित रूप से एक आपस में परस्पर तालमेल अच्छा होना चाहिए और इस समय अच्छा भी चल रहा है। कई बार ये जो आप लोगों के दिमाग में रहता है कि साहब आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं या नीचे के जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं, उन लोगों के ऊपर राजनीतिक दबाव होता होगा। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मैंने भी पुलिस की नौकरी की है, पर आज तक कभी ये मैंने नहीं देखा कि कोई राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति अगर ढंग से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव बना सके। सर, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कोई निर्भर करता है, वहां पर धरना दे देता है, प्रदर्शन दे देता है और दबाव में पता चलता है कि उसको तो छोड़ दिया गया और जिसने उसको गिरफ्तार किया उसका ट्रांसफर हो गया। नहीं, ऐसा है, देखो पूरे राजस्थान एक लंबा चौड़ा प्रदेश है, वहां इस प्रकार की एक आध घटना कहीं हो जाती है तो उसको लेकर पूरे प्रदेश की और व्यवस्था को हम इस तरह से कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें आप ये देखिए 1 लाख के करीब पुलिस फोर्स है, उसमें कई अधिकारी भी हैं, कई कर्मचारी भी हैं। अगर साल में 365 कर्मचारी भी कोई अगर गलती करते हैं तो मैं समझता हूँ रोज की एक गलती हो जाती है। तो उसको लेकर पूरी व्यवस्था को हम अगर कोई जिम्मेदार ठहराए इस तरह की घटनाओं के लिए तो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। राजस्थान एक शांत प्रदेश है वैसे भी, और राजनीतिक रूप से भी बड़ा सामंजस्य रहा है। हमारे जो प्रशासनिक ढांचा है एक अच्छा वातावरण रहा है और राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक लोगों का बहुत अच्छा समन्वय मैं मानता हूँ। तो इससे क्या विकास की गति भी आगे बढ़ती है, लोगों की ग्रीवेंसेज भी दूर होती है, जो जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिनकी अपेक्षा होती है, उनको भी समय पे न्याय मिल पाता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कहीं कोई राजस्थान में तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं। जी प्रतीक जी, ये कांग्रेस और बीजेपी से इतर मैं आपसे पूछा हूं कि कितना हम कई दशकों से स्वतंत्र देश जो भारत है वो यहाँ पर अपना राजनीति भी चल रही है,
लेकिन अभी भी ये कई बार देखने को और सुनने को मिलता है, किसी दूसरे प्रदेश का भी उदाहरण आप लेकर देखें कि जो विधायक होता है, उसके डिजायर पर ट्रांसफर होते हैं। डिजायर की कहां जरूरत है, ये वही दबाव है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो अपनी पसंद के अधिकारियों को वहां पर लगाता है ताकि उसके साथ सामंजस्य बढ़िया रहे। सामंजस्य उस नेता का उस पुलिस अधिकारी से बनने से बढ़िया है कि लोगों के साथ, जो आम लोग हैं, उनकी क्या डिमांड है और उसको वहां पर किस तरह का अपराध है और उसको कंट्रोल करने के लिए किसकी विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता के आधार पर डिमांड की जा सकती है। लेकिन जो लिस्ट बनकर आती है उसमें आप देखें जाति विशेष के भी नाम होते हैं और ये भी कहता है कि ये उनकी डिजायर से, उनका बकायदा नाम लिखा आता है। अब तो ये व्यवस्था का हिस्सा हो गया है, अब तक इस पर कोई अब तो आपत्ति भी नहीं उठाता है इस पर। प्रभात जी, जो योगेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो पुलिसिंग जो है ना, उसके अंदर मोरलिटी जो है वो खत्म हो गई है। क्योंकि मोरलिटी अगर होती तो अगर कोई व्यक्ति आज थाने में जाने से या अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने से बचता नहीं। आज आम आदमी जो है, अगर उसके घर पे कुछ दिक्कत हो जाती है या उसको पुलिस का सहारा चाहिए होता है तो वो घबराता है थाने जाने के लिए। वो नीचे लेवल के जो थाने के जो कांस्टेबल की बात करें, एएसआई की बात करें और लोगों की बात करें, वो उनके अंदर जो है वो मोरलिटी खत्म होती जा रही है। आप और हम कभी भी जाकर के देखें, आप और हमको ही रिस्पांस ढंग से नहीं मिलेगा तो आप आम जनता की बात तो छोड़िए। दूसरी बात आपने जो कही, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जनप्रतिनिधि अगर अपनी डिजायर पे लगवाते हैं तो ये जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे अगर कोई वारदात होती है या अगर वहां पे जो जिन लोगों को लगवाया गया है, थाने में लगवाया गया है, एसपी लगवाया है, डिप्टी एसपी लगवाया है, सीआई लगवाया है, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे तो जवाबदेही जनप्रतिनिधि की भी होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी ज्यादा दिन पुरानी नहीं, परसों की ही बात मैं आपको बता रहा हूं, एक केकड़ी के विधायक है बीजेपी के, वो एएसआई को फोन करते हैं, एएसआई को बोलते हैं कि जो तुम डंपर पकड़ के लाए हो, जो तुमने अवैध खनन के लिए जो मशीनें पकड़ी है उसको छोड़ दो। फिर एएसआई छोड़ता नहीं है, एएसआई की को वर्दी के अंदर उसके ऊपर उसके साथ मारपीट होती है। आप बताइए, अगर वर्दी के अंदर पुलिस वालों के साथ अगर मारपीट होगी तो पुलिस का इकबाल कहां रहेगा? पुलिस से कोई डरेगा क्या? अगर आम जन ही अगर अपराधियों की तरह अगर व्यवहार करने लग जाएगा तो फिर अपराधियों के हौसले तो और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। तो अगर पुलिस में मोरलिटी नहीं होगी और पुलिस और जो जनप्रतिनिधि है उसके अंदर भी मोरलिटी नहीं होगी तो ये वारदातें लगातार बढ़ेंगी। ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है। पुलिस की जो मोरलिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर कम से कम इतनी मोरलिटी तो रहनी चाहिए। समय कम है, जोशी जी के पास और एक बार राजेंद्र जी के पास वापस आना चाहूंगा। जोशी जी, देखिए, हम पुलिस पर अंगुली उठा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके दूसरे पहलू को देखें तो एक बहुत बड़ा कारण पुलिस तनाव में रहती है। जैसा आपने बताया, कुछ अनुभवी बताया कि वो इस तरह से डिक्टेट करने लग जाते हैं, तनाव में रहते हैं, उनका गुस्से पे काबू नहीं रहता, अलग अलग तरह की भाषा बोलने लगते हैं। लेकिन कई जगह पर नफरी की जो कमी है, अगर 12-12 घंटे बिना वीकली ऑफ के अगर किसी को काम करना पड़े तो मुझे लगता है कि उस ग्राउंड पर भी सोचने की आवश्यकता है। आप उसको कितना ट्रेनिंग और कितना दबाव उस पर दे सकते हैं। बाहर की पुलिस को आप देखें, उनका ड्यूटी आज स्टे होते हैं, 8 घंटे से ऊपर अगर उसने काम किया है, अगर उससे गलत व्यवहार हो गया है तो उसको बकायदा सेशंस लेने पड़ते हैं। ये व्यवस्था नफरी की वजह से भी मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि संख्या कम है। प्रभात जी, मैं कहूंगा तो आपको हंसी आएगी, जब 50% अपराध कम हो गए तो नफरी की कमी कहां से आई? मुझे बताओ। 50% कम हो गए ना, लूट कम हो गई, फलाने कम हो गए, तो फिर पुलिस तो फ्री बैठी है, फिर नफरी की क्या कमी आ गई? लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको अनुसंधान त्वरित करना है, अच्छा अनुसंधान करना है, तो उसके लिए अच्छे आईओ की आवश्यकता है। उनकी हमारे पास कमी है। इसी वजह से तो चालानों की प्रतिशत कम है, सजा की 5% है पूरे देश के अंदर। ये हालत है। कल की घटना है, यादगार के पास जो खंबा है अजमेरी गेट का, रात को 10 बजे वहां 2-3 लोगों के साथ मारपीट हुई, नोट कर लीजिए। और जब पुलिस की एक गाड़ी आई तो उसने रोका ना, देखो हमारे साथ मारपीट हो रही है, तो बाईं तरफ का कांच नीचे किया उस गाड़ी ने और उसने कहा कि भाई हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं बदमाश, तो कांच ऊंचा करके वो गाड़ी चली गई। उसके बाद दूसरी गाड़ी आई, उसमें एक लेडी सब इंस्पेक्टर आई। ये घटना उस परिवादी से पूछी जा सकती है जो रात के अंदर पिटा है और जिसको चोट लगी है, और फिर वो लेडी अधिकारी कहती है कि वाकई में तेरे साथ, तो उनको बताया कि साहब वो गाड़ी क्यों नहीं रुकी, कि वो होगा थाने का फर्क होगा, हमारा थाना अलग है, उनका थाना अलग है, इसलिए वो चली गई। अगर इस तरह की व्यवस्था जयपुर के अंदर है तो मैं सोचता हूं ये गलत है, और मेरी बात की जांच कर ले, 1% गलती निकलेगी है। क्योंकि मैंने उस आदमी को देखा है, उससे पूछा तेरी चोट कैसे लगी, कि साहब रात में मेरे कान में से सोने की मुर्की निकाल के ले गए। मैंने कहा
कि साहब यादगार के पास जहां पर ट्रैफिक की गाड़ियां खड़ी रहती थी और मुकदमा दर्ज किया और अभी तक कुछ नहीं हुआ, बताइए। और 8-10 लड़के आए थे अंदर से, शहर के अंदर से। तो जब इन चीजों की जानकारी किसी को नहीं है और परिवादी कैसे परेशान हो, तो ठीक है, मैंने सामने देख लिया और बात पूछ ली, तो मैंने कहा आने दो, टीवी में बताऊंगा मैं। और मैं कह रहा हूं आप जांच करिए, ये इस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण तभी हो सकता है जब पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए, पुलिस जिम्मेदारी से काम करे। ये नहीं ये मेरा इलाका, ये उसका इलाका, वहां जाओ, अरे भाई 0 FIR है जी। अकाउंटेबिलिटी उनकी तय होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने सही कहा। राजेंद्र जी, समय कम है, लेकिन आप आखिर में आपका वर्जन लेना बहुत जरूरी है। इसी सम्मेलन में जो 2 दिन का चल रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि गुजरात और महाराष्ट्र की जो ATS है वो यहाँ पर राजस्थान में आती है और राजस्थान की ATS को राजस्थान की पुलिस को पता ही नहीं चलता और काम करके चली जाती है। यहाँ पर इस बात को लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा हुई होगी कि जो समन्वय होता है आपस में, अब जैसे जैसे जोशी जी ने भी जिक्र किया कि एक थाने की पुलिस और दूसरे थाने की पुलिस में ही समन्वय नहीं है, तो 2 राज्यों की पुलिस में समन्वय को बेहतर करने के लिए आपको क्या उपाय नजर आते हैं और उसको बेहतर करने के लिए क्या इस सेशन में यहाँ पर कुछ ऐसा निचोड़ निकला है जो ताकि वापस अगले सेशन में कम से कम मुख्यमंत्री को खुद ये बात स्वीकार ना करनी पड़े कि गुजरात में भी देखिए बीजेपी की सरकार है, अगर हम राजनीतिक स्तर पर भी देखें महाराष्ट्र में भी उन गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में इन हालात को सुधारने के लिए फिर तो सवाल तो राजनीतिक दल की तरफ उठते हैं ना जो सत्ता में है। ऐसा प्रभात जी, वैसे देखा जाए तो कहीं भी दूसरे राज्य की पुलिस किसी राज्य में जाती है और वहां किसी अपराधी को पकड़ने का काम करती है, तो ये उनका दायित्व है कि वो यहाँ की पुलिस को सूचित करे और यहाँ की पुलिस को सूचित करने के बाद उनका सहयोग लेके और फिर पकड़ा दकड़ी की कार्रवाई करें। अब वो लोग हैं महाराष्ट्र के, गुजरात के, वो किन परिस्थितियों में आए और उनको दे पाए, परंतु जो मुख्यमंत्री जी का आशय वो ये था कि भाई हमारी पुलिस है उसको भी चौकस रहना चाहिए कि यहाँ अगर इस तरह से अपराध चल रहे हैं तो उनकी जानकारी हमको भी होती, तो शायद गुजरात और महाराष्ट्र की पुलिस को आने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल तो सही है। इसमें पुलिस की व्यवस्था में इस तरह की जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। हमारा मुखबिर सिस्टम है, हमारा जो बीट कांस्टेबल है, उनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें सरकार ध्यान देगी निश्चित रूप से, क्योंकि कई प्रकार इस तरह की जो घटनाएं जब सामने आती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बीट कांस्टेबल की और मुखबिरों की रहती है। और वो समय पर सूचना दे हमारे पुलिस अधिकारियों को, तो इस तरह का नेटवर्क है वो पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे मुख्यमंत्री को लेकर इसमें मैं तो पॉजिटिव लेता हूं इस बात को कि मुख्यमंत्री ने सबसे ऊपर उठकर कम से कम इस बात को सार्वजनिक मंच पर लिया। हो सकता है कि राजनीतिक इस पर इसकी आलोचना हो, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए वहां पर इसे चर्चा का एक मुद्दा बनाया, कम से कम सबके सामने इस बात को लेकर आए, स्वीकार करते हुए लेकर आए, तो सुधार की भी गुंजाइश उनसे और उम्मीद भी उनसे की जा सकती है। खैर समय बहुत कम है चूंकि विषय बहुत बड़ा है और पुलिसिंग को लेकर लोगों की जो उम्मीद रहती है वो ये रहती है, मुझे लगता है कि लोगों में, आम लोगों में पुलिस थाने जाने का डर जिस दिन समाप्त हो जाएगा, मुझे लगता है कि पुलिसिंग की व्यवस्था उस दिन सुधर गई है। जिस दिन बेखौफ होकर पुलिस से सवाल करने लगेंगे लोग अपने अधिकार को लेकर उनसे बात करने लगेंगे, मुझे लगता है कि जिस दिन ये डर खत्म होगा उस दिन पुलिसिंग की जिस व्यवस्था को हम सुधारने की बात कहते हैं वो हो जाएगी। और ये उम्मीद की जाती है इस 2 दिवसीय सेमिनार से, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम से भी कि यहाँ पर उन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और विकसित भारत में पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो अपनी अच्छी और बेहतर भूमिका निभा पाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।